नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। यूपी में एक बार फिर से संत महात्माओं के जरिए अपनी सियासत चरम पर है और शनिवार को संत रविदास की जयंती है और इस दिन वाराणसी सियासी मैदान का अखाड़ा भी बनेगा। अब विपक्ष के बड़े नेता पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाति की सियासत को हवा देंगे। शनिवार को संत रविदास मंदिर जाकर अखिलेश दलितों को संदेश देंगे और इसी दिन रविदास जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश करेंगे। अब 28 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में साधु संतों से आशीर्वाद लेकर जनता की नब्ज को टटोलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर 28 फरवरी को बनारस पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का यह वाराणसी का पहला दौरा है। यूं तो नड्डा रोहिनिया में बने भाजपा काशी क्षेत्र के नए कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके दौरे का मुख्य मकसद महंतों और संतों के साथ सियासी समीकरण को बिछाना है। इस दौरान नड्डा बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे, यहां के साधु संतों और महंतों से आशीर्वाद लेंगे। इधर वाराणसी पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने इरादे साफ जाहिर किए हैं। वो मायावती के टेंशन को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी हमला करने से वो चूक नहीं रहे हैं। तो वाराणसी पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक अजीबोगरीब बयान भी दिया है। राहुल गांधी से जुड़ा सवाल पूछने पर उन्होंने तपाक से कहा कि कौन है राहुल गांधी। फिर मायावती को भी आराम करने की नसीहत देते हुए वो नजर आए। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार उत्तर दक्षिण की बात करने लगे, राजनीति में उत्तर दक्षिण, क्या देश के अंदर इस तरह की बात होनी चाहिए? कौन है राहुल गांधी? आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सारे नेता अपने तरफ से जो भी बयान देते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, उनकी पार्टी के बयान है। तरीके से मायावती जी दलितों की नेता करती हैं और शांति बनाई हुई है। जितनी भी घटनाएं हुई, अभी कानपुर वाली घटना में आप लोग को मिलने नहीं दिया गया था। देखिए, बुआ जी अब आराम कर रहे हैं क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रहे हैं और वो शांति रखें। हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम लोग। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार उत्तर तो बयान और सियासत के बीच तीन नेताओं के ये दौरे कितने अहम होंगे, ये अपने आप में देखने वाली एक बात होगी, लेकिन ये तीनों ही दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी गणित है उसको समझाने के लिए भी काफी हैं। अब अखिलेश यादव का भी दौरा है, दिन वही है, तारीख वही है। प्रियंका गांधी का भी दौरा उसी दिन और चंद्रशेखर तो पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पर और जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या संतों के सहारे ये जो सियासी अखाड़ा है वो साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मंदिर मंदिर जाते हुए नेताओं को भी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत कर सकती हैं, उसको लेकर साधु संतों और महापुरुषों का भी सहारा लिया जा रहा है। लगातार अगर बात करें तो संत गाड़े महाराज की जयंती हो या उसके पहले सोहेल दो महाराज की जयंती हो या अब संत रविदास जयंती हो, उसको लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार सियासत चमकाने में लगा है। उनके समाज के नेताओं को आगे लाकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बहरहाल आप चाहे इसको सियासी दौरे के तौर पर देख लें या फिर यूं कहें कि इसके अपने अपने कारण हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड में हैं और इसलिए ये दौरे भी उनसे ही जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि इन दौरे के मायने क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं कि चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी आपका। मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभासपा के, पीयूष मिश्रा जी आपका भी स्वागत। कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कमलाकर त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत। और आकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आकाश मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के दौरे हम लोग देख रहे हैं, वो आपने देखा भी, इंट्रो में हम लोगों ने दिखाया भी, लेकिन जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, क्या मायने समझे जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पे जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, साधु संतों से मिलना, जनता से संवाद करना, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है।
हम लोग लगातार जनता के बीच में जाते हैं, जनता से फीडबैक भी लेते हैं और अपनी जो बातें हैं, जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो हमने अच्छे काम किए हैं, उनको जनता के बीच में शेयर करते हैं। ये हम लोग किसी पर्टिकुलर टारगेट की वजह से, पर्पज की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लगातार हम करते रहे। आप देखेंगे हर स्टेट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, वो उन स्टेट्स में भी जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं है। और वो क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब वो हर जगह जा रहे हैं तो उन स्टेट्स में भी जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन है। तो पहली बात तो ये है कि हम किसी पर्टिकुलर टारगेट या किसी को देख के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ पार्टियां जरूर राजनीतिक टूरिज्म करती हैं, जब इलेक्शन देखती हैं या इलेक्शन उनको लगता है कि आने वाले हैं तो वो लगातार कुछ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दौरे करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका जी हों, प्रियंका वाड्रा जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों। वो लगभग 4.5-5 साल सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव के आसपास वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। जनता सब जानती है, आजकल जनता लगातार, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार वो ट्रैक करती है, देखती है कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या पॉलिसी है, किसका क्या प्लान है, किसका क्या रोड मैप है। इन लोगों के पास कोई रोड मैप है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए रोड मैप बजट में भी दिया। बजट में हम लोगों ने आपने देखा किस तरीके से 5.5-6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेट किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट का मतलब होता है कि लगभग 30% पैसा सीधा सीधा हमारे जनता की जेब में उसमें जाता है। 30% का मतलब मोटा मोटा 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ सीधा सीधा जनता के जेब में जाएगा। वो सैलरी के माध्यम से, उनके पक्ष के माध्यम से, उनको कंपनसेशन के माध्यम से। तो इससे इतनी ज़्यादा हैपनिंग ग्राउंड पे जनरेट होने वाली हैं कि उससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। वैसे ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, ग्रामीणों को सपोर्ट करने के लिए, और गांव में जो हमारे किसान हैं, चाहे वो जमीनी वाले किसान हो चाहे बिना जमीन वाले जो पशुपालन करते हैं या अदर सपोर्ट एक्टिविटी करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए 16.5 लाख करोड़ का प्रोविजन सरकार ने किया है कि बैंक इतना लोन हमारे किसान भाई बहनों को। मनोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी तो जाती रहती है और उन तमाम इलाकों में भी वो जाती है जहां पे चुनाव नहीं भी है, इसलिए उनके दौरे के चुनावी मायने या सियासी मायने नहीं है। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं और इसलिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी ये कह रहे हैं। मनोज पांडे जी, रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका। देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम है। डॉक्टर लोहिया से लेकर राजनारायण, जनेश्वर मिश्रा और नेताजी से लेकर आज तक अकेले हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी है जो किसान, गरीब, मजदूरों के बीच में लगातार हम 5 साल काम करते हैं, चाहे सरकार रहे या न रहे। और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार और जन विरोधी नीतियां हैं, इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, आंदोलन में भाग ले रहा है, जेल जा रहा है, मुकदमे लग रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29,000 के लगभग मुकदमे इस 5 साल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केवल इस बात से लिखे गए कि वो किसान के साथ खड़े रहे, वो मजदूर के साथ खड़े रहे, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े रहे और लगातार संघर्ष करते रहे। समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी है जो गांव गरीब से जुड़ करके अपनी विचारधारा से वो काम करती है और लगातार वो काम कर रही है। और जहाँ तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का सवाल है तो हमारे साथी इस चीज को ध्यान में कर ले कि उत्तर प्रदेश में इनका ये पिछले 30 साल में 1109 दौड़े में से एक दौड़ा है जो ये होने जा रहा है। लेकिन मनोज जी, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे अखिलेश यादव, उन्होंने दर्शन भी किए। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव को हम लोगों ने याद नहीं आ रहा कि वो काशी विश्वनाथ कब गए थे और कब उन्होंने दर्शन किया। और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए अब सब तरफ से मंदिर पॉलिटिक्स दिख रही है, लोग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बंद कमरे में। तो वहां काशी विश्वनाथ के पुजारी के साथ भी बातचीत हुई अखिलेश यादव की। ये मौका तो आप लोग दे रहे हैं ना इनको कहने का, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में जाते रहा करिए। ये चुनाव से पहले क्यों मंदिर याद आता है? कहता हूँ कि धर्म एक विस्तृत क्षेत्र है और विस्तृत नाम है। धार्मिक आस्थाओं में किसी की किलेबंदी या किसी का एग्रीमेंट नहीं है कि वही किसी के प्रति आस्था रखेगा। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का, किसी मंदिर में जाने का, उस धर्म के ऊपर विश्वास करने का, आस्था करने का और पूजा करने का, ये सबको भारत में, भारत के संविधान ने अधिकार दे रखा है। अब ये अलग बात है कुछ लोग धर्म को राजनीति के रूप में लाकर इसे वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र, गीता और रामायण है, इन सब में जो पूजा का हम लोगों को ढंग दिया गया है वो पूजा हम सबकी गुप्त पूजा है। हम अगर माले की भी जाप करते हैं तो थैली के अंदर रख करके करते हैं, हम उसका राजनीतिकरण नहीं करते।
अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करती है, समाजवादी पार्टी उसे आस्था और अपनी मानसिक भावनाओं से जोड़ करके देखती है। ये राम को कैद करा करके वोट के रूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं और हम सब लोग धर्म को अपने आस्था का विषय रखते हैं, न कि राजनीति का विषय रखते हैं। ये मूलभूत अंतर है। कमलाकर त्रिपाठी जी, कैसे देखा जाए, चूंकि प्रियंका गांधी भी प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक सब जगह उनके भी दौरे इसी प्रकार से नजर आ रहे हैं और वो भी मंदिर जा रही हैं, संगम में डुबकी भी लगा रही हैं और उस पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आप लोग जग जाते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन? आयुष जी, आपको प्रियंका जी को लेकर के तो कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसके पहले भी प्रयाग से लेकर के और बनारस तक की गंगा यात्रा भी कर चुकी हैं और उस दौरान भी तमाम मंदिरों में वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा चुकी हैं। अभी रिसेंट में वो शंकराचार्य जी से मिलने गई थी। और बेसिक चीज ये है, कोई भी नेता है अगर वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है और वो अपनी आस्थाओं को परस्यू करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिकल टूरिज्म किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। बंगाल में प्रथम बार जाकर के जो है वो ये कहना कि हमें ये पता चला है कि बंकिम चंद्र जी के भवन की हालत जर्जर है। गए नहीं बंकिम चंद्र जी को देखने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वितंडा क्रिएट करने वाले फाइल सामने आ गई, मुंह जैसा मुड़ा गया, कुछ नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वितंडा क्रिएट किया जा रहा था। आज जो है वो मेट्रो का उद्घाटन किया जाता है, मां काली के मंदिर से चीजें आसान हो जाएंगी। इन्होंने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है और जिस संघ की विचारधारा से ये आ रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा, सदाशिव माधव गोलवरकर ने कहा कि वी डोंट हैव टू फाइट ब्रिटिशर्स, वी हैव टू फाइट द दलित्स एंड मुस्लिम्स। मतलब उन्होंने दलितों को भी एंटी कैटेगरी में रखा हुआ था। ये दोहरे चरित्र के छद्म आवरण के लोग हैं। इन्होंने जिंदगी भर ये जाना है कि समाज में वैमनस्यता फैला करके और लोगों के इमोशंस के, भावनाओं के आधार पर डिवाइड करके, ये कितनी शर्मनाक बात है जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि कपड़े को देख करके जो है वो आप पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे कपड़े को देख करके? स्वामी चिन्मयानंद के गेरुआ रंग को देख करके आप पहचान सकते हैं कि बलात्कारी है। लेकिन इनकी मानसिकता को समझिए। और आज जो स्थितियां हो रही हैं, इन्हें ये समझना चाहिए, जो व्यक्ति जिसको इंसान में इंसान नहीं मिला, उसे भगवान भी नहीं मिलने वाला है। ये इनकी पूरी कलई खुल चुकी है। ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बजट में नहीं ठीक है कमलाकर जी, लेकिन बस सवाल इसी बात का आ जाता है ना कि ये एक्टिवनेस हमेशा साल के 365 दिन दिखनी चाहिए। ठीक है, जब भी मंदिर जाएं तो कम से कम दिख जाना चाहिए ना। ये चुनाव से पहले सारे नेताओं का दिखता है। आपने जिस नाव यात्रा का जिक्र किया वो भी लोकसभा चुनावों के पहले था। कमलाकर त्रिपाठी जी, देखिए मैंने आपको बीच में इसीलिए नहीं टोका, वो नाव यात्रा जो निकली थी प्रियंका गांधी, जो पूर्वांचल के दौरे पर थी प्रियंका गांधी, वो उस समय लोकसभा चुनावों का दौर था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे वक्त को क्यों चुनते हैं आप लोग? अगर आस्था है तो वो बराबर दिखती रहनी चाहिए। आप कवर ऐसे वक्त को करते हैं। अच्छा, आज कौन सा उत्तर प्रदेश में चुनाव है आप बताइए मुझे। सभी जा रहे हैं भाई, रविदास जी की जयंती 28 तारीख को सब पहुंच रहे हैं। अब दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है। ये सारी चीजें उसी दिन के आसपास क्यों होती हैं? आकाश मिश्रा जी, ठीक है, लड़ रही है ठीक है, देश में। नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कमलाकर त्रिपाठी जी, लड़ाई लड़िए और एक मजबूत विपक्ष और सत्ता तक भी पहुंचिए। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि ये मैसेज ऐसा जाए कि ये लगे कि कहीं ना कहीं ये वोट के साथ या ये राजनीति के साथ जुड़ रहा है। बाकी सबकी अपनी आस्था है, जिसको जहां जाना है वो जाए, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। आकाश मिश्रा जी, प्रियंका गांधी, आकाश मिश्रा जी, ठीक है कमलाकर त्रिपाठी जी, ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाए। कमलाकर त्रिपाठी जी अब शांत हो जाए, का दोषी पाया ठीक है। कमलाकर
सागर जी चुप, आप शांत हो जाए थोड़ा सा। आकाश मिश्रा जी, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, जेपी नड्डा भी उसी दिन पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी उसी दिन पहुंच रहे हैं, क्या मायने समझ रहे हैं इसके? ये सिर्फ आस्था है या वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है? आकाश जी चलिए, कमलाकर जी, कमलाकर जी, कमलाकर जी, अरे कमलाकर जी भाई शांत हो जाइए, और लोग को भी बोलने दीजिए, और लोग को भी बोलने दीजिए। कमलाकर जी, कमलाकर जी, और लोगों को भी बोल लेने दीजिए, थोड़ा शांत हो जाए। आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी बताइए, आकाश मिश्रा जी, ये सभी तीन पार्टियों के नेताओं का एक ही दिन पहुंच जाना क्या मायने समझ रहे हैं? बदनाम कर दिया है जी, एक मिनट फिर से बताइएगा सर। आकाश जी, मैं कह रहा हूं कि 3 नेता हैं, तीनों पार्टी के नेता एक ही दिन पहुंच रहे हैं एक ही जगह पर, क्या मायने समझ रहे हैं इसके? देखिए, मैं एक ही माने समझ रहा हूं कि जबरदस्ती जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं उनसे हटकर हमको मंदिर, मस्जिद, गोबर, गोमूत्र में फंसाया जा रहा है, जिससे सरकार को काम ना करना पड़े। और पहली बात तो यह है कि यह राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह जननीति होनी चाहिए, जिसको हमने इतने सालों में पलट के कर दिया है राजनीति, जहां ये नेता अपनी राज करने की बात और राज करने का रास्ता खोजते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं और कैमरे वालों को पहले बोल देते हैं कि आप लोग खड़े रहिएगा और फोटो खींचिएगा, वीडियो बनाइएगा, उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अभी दिल्ली के चांदनी चौक में इन लोगों ने प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़वाया, और इनके आईटी सेल जो हजारों करोड़ रुपए से चल रहा है जनता के पैसे से, उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया। बाद में पता चला कि नगर निगम दिल्ली की इनके पास में है और नगर निगम ने तोड़वाया है, तब ये शांत हो गए। आपको बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, लेकिन उस हनुमान मंदिर को बनवा के उसमें फिर से स्थापना करवा के पूजा पाठ करवाने का काम करवाया है। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। देखिए, धर्म हमारा है, हम कैसे पूजा करते हैं, हम कैसे मंदिर जाते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है, और ये राजनीति करने वालों का मैटर नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी जननीति करती है, राजनीति नहीं करती है। अगर कोई मुस्लिम भाई भी है, वो मस्जिद जाता है, वो नमाज कैसे पढ़ता है, ये किसी नेता का मैटर नहीं होना चाहिए, वो उसका व्यक्तिगत मैटर है। हमें नेता से चाहिए कि मेरे बच्चों की स्कूल का फीस क्या होगा, हमें सड़क कैसी मिलेगी, हमें पानी किस रेट मिलेगा, हमें बिजली किस रेट मिलेगा। तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सब टॉपिक को बदलने का काम करते हैं, जिससे ये जवाबदेही से बच सके और लोगों को बरगला के राजनीति करने का कारण खोज सके। राजनीति नहीं करने देंगे हम लोग जननीति के बल पर आए हैं, और जननीति पे ही हम इनसे प्रश्न करते रहेंगे। भले ही ये प्रश्न करने वालों को देशद्रोही कहे, पाकिस्तानी कहे, जेल में डाल दें, उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और एक बात और बता दूं, कुछ साल पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मंदिर बचाओ यात्रा भी निकाली थी बनारस में। जब सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे, तब इन भाजपा वालों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। तो ये दोहरी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, मैं आपको बताता हूं, और निवेदन करता हूं कि जनता के मुद्दों पर काम करिए। इस महामारी के बाद जनता और परेशान है, और ज्यादा परेशान है, वो चाह रही कि हमारे मुद्दों की आवाज मीडिया के द्वारा भी उठाया जाए। चलिए, पीयूष मिश्रा जी, संत रविदास की याद आ रही है सभी पार्टियों को एक साथ। साल के 365 दिन ये नहीं दिखता है, मायने क्या है इसके? आयुष जी, देखिए, सबसे बड़ी बात कि 2014 में, थोड़ा सा समय लूंगा, 2014 में माननीय मोदी जी की सुनामी आई और वो देश के प्रधानमंत्री बने। 17 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी रहे। सबसे बड़ी बात कि पिछड़ों, दलितों की याद अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों आ रही है? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि अब जो है सर पे चुनाव आ चुका है और समय बहुत कम बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम को छोड़ के पूर्वांचल की याद क्यों आ रही है? सारे नेता इनके पूर्वांचल भाजपा के क्यों आ रहे हैं? यह बात बड़ी ध्यान से देखने होगा। आपको एक बात बताऊं, पूरब की हमारी कम से कम 100 सीटों पे प्रभाव को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमसे गठबंधन किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जहां पे खड़े हुए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आए और इनकी सरकार बनी। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यह हो रही है कि जब सरकार में हम लोग आए तो आपने देखा होगा, चाहे वो पिछड़े में कोई भी जात उठा लीजिए, पाल, प्रजापति, कुहाड़, धीवर, कई सारी ऐसी, राजभर, यादव, बिंद, केवट, मल्ला, जो भी पिछड़े जाति थे, इनका उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता रहा। चाहे आप मुआवजों की बात कर लें, उठा के देख ले, कई डिबेट हो चुकी है इस पे। अगर मुआवजे भी पिछड़े को कम मिलता था और
अगड़ों को ज्यादा मिलता था। और वही बात जब हम सरकार में रहकर 27% के आरक्षण के वर्गीकरण की बात हमने जब करी, जिसपे हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था कि जो 27% का आरक्षण है उसको 7, 9 और 11 के अनुपात में बांट दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई। फलस्वरूप हमने इनके गठबंधन को तोड़कर लोकसभा में आपने देखा होगा हमने 39 कैंडिडेट अपने अलग लड़ाए। अब देखिए दिक्कतें क्या है, इन्होंने कुछ दिन पहले बहराइच में आपने देखा होगा सुहेलदेव, राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव राजभर जी की जयंती कराई, वहां पर खूब प्रोग्राम हुए। वही बात जब हम सत्ता सरकार में रहकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में जब रहकर कहा कि बहराइच का सौंदर्यीकरण के लिए, पार्क के लिए 80 बीघे जमीन के लिए जमीन दिया जाए, तो ये सब सन्नाटे में चले जाते थे। अब इनको चाहे महाराज सुहेलदेव जी हो, चाहे 28 तारीख को रविदास जी की जयंती हो, इनकी याद क्यों आ रही है? यह देखना होगा कि इनके जो कार्यकाल अभी तक बीते हैं इसमें इन्होंने न तो किसानों के लिए, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, पश्चिम इनके हाथ से जा चुका है, किसान आंदोलन आज भी जारी है, न इन्होंने नौजवानों के लिए, न इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, इन्होंने गाल बजाने के अलावा और कुछ नहीं किया। यही बात जब हम सत्ता में रहकर इनको कहते थे, इनको समझाते हो बुझाते थे, नहीं समझ में आता था। आपने देखा होगा कई बार सदन में ही रहकर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी रहकर ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको कितनी बार बताया। साल भर याद क्यों नहीं रहता भाई कि दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, उस वर्ग के लिए भी बात उठाई जाए? आज भी के चीफ भी पहुंच रहे हैं वहां पर, याद क्यों नहीं रहता है? अभी आप हाथरस में देखिए, रात में 3 बजे दलित गुड़िया की अंत्येष्टि कर दी गई, तो कितने लोग गए? पत्रकारों तक को जेल में डालने का काम किया। केरल से जो पवन सिद्दीकी पत्रकार आए थे, वो आज तक जेल में है। जो सच बोलेगा, जो उजागर करने की कोशिश करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लखीमपुर में दलित बेटी के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई, उसमें भी हम लोगों ने आवाज उठाई। कानपुर के देहात में दलित बेटी की हत्या के साथ उसके बाद हत्या कर दी गई, वहां भी हम लोगों ने आवाज उठाई। आपसे पूछता हूं, आप लोग क्यों नहीं दिखाई मुख्यता से? आज आप कह रहे हैं तो हम तो हमेशा दलित आकाश मिश्रा जी, चर्चा का एक डेकोरम होता है। आकाश मिश्रा जी, मुझे लगता था कि शायद मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा यहां बैठ करके। चर्चा का एक डेकोरम होता है जिसको मैं समय दे रहा हूं, वो बोले। एक दूसरे के बीच में आप लोग काउंटर करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं बराबर सबको समय दे रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखें। पीयूष जी की बात कंप्लीट होने दें। पीयूष जी वही बात मैं कह रहा था कि, और आपको एक बात बताऊं, जब पिछड़ों पे इतने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल लगातार इनकी सरकार कर रही है, ठीक है, अब इनको अपना वोट बैंक खसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब इनकी सरकार बनी 17 में तो सारे लोगों ने इनको वोट किया था। ऐसे ही नहीं, इनकी सीटें इतनी लंबी चौड़ी आ गई, 304, ठीक है, सॉरी जितनी भी हूं, अभी भूल रहा हूं मैं। तो ये बात ध्यान देने वाली बात होगी कि अब इनका वोट बैंक खिसक चुका है। अब इनको क्या दिख रहा है कि अब हम सब निकल चुके हैं। चले खेमचंद शर्मा जी, अब याद इसलिए आ रही है चूंकि पश्चिम से लेकर के पूरब तक वोट बैंक खिसक रहा है। इनको सरकार बना। चलिए पीयूष जी, अब मैं खेमचंद जी से जवाब ले लेता हूं। खेमचंद जी, आयुषी में थोड़ा समय लूंगा क्योंकि एक गवर्नमेंट का पक्ष है, 4 हमारे विपक्ष के यहाँ पे मित्र बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूँ। आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। सब जानते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है और दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, चुप रहिए भैया, चुप रहिए, बीच बीच में हल्ला नहीं मचाइए। ये मेढक की तरह का व्यवहार होता है कि आप खुदक बीच में आए। आपका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ये तरीके से क्लियर है और फिर महाझूठ कि हमने दोबारा मंदिर बनवाया। अरे भैया, वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रातों रात खड़ा किया। वहां के जो भक्त लोग हैं, चांदनी चौक पर जो भक्त लोग हैं, उन्होंने खड़ा किया। आप लोग तो मुंह छुपाए चांदनी चौक गए नहीं। जब मंदिर बन गया, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कार्यकर्ता और भक्तों ने वहां पे जाकर पूजा पाठ कर दी। उसके बाद आप वहां पर पहुंचे। और दूसरा, मैं आपको हिंदुओं के प्रेम की कहानी बताता हूँ। अरे सुनिए, मेरा की तरफ मेढक की तरह उछलिए मत, सुनिए। अब आपको हिंदुओं के प्रति जो आपका फेक प्यार है वो बताता हूँ। दिल्ली में दिल्ली का बच्चा, दिल्ली का बेटा रिंकू शर्मा मारा जाता है। आम आदमी पार्टी अपना मुंह सील के रखती है क्योंकि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इनको लगता है एक पर्टिकुलर धर्म के लोग इनसे बिछड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इनसे परेशान हो जाएंगे अगर उन्होंने रिंकू शर्मा पे कुछ बोला। हाँ, अखलाक के लिए यूपी जरूर चले जाएंगे, लेकिन रिंकू शर्मा पे मुंह नहीं खोलेंगे। वैसे ही हमारी निकिता बहन हरियाणा में मारी जाती हैं और उनपे ये चुप रहेंगे क्योंकि वो इनकी राजनीति को सूट नहीं करता। ये बात करते हैं डेवलपमेंट की। आज दिल्ली का ट्रांसपोर्ट चौपट है, चौपट।
वहां पे आज हमें 15,000 बस चाहिए, 2,500 से 3,000 बस चल रही है। दिल्ली में जो ग्रीनरी थी खत्म हो चुकी है। दिल्ली में जो आप एजुकेशन सिस्टम है वहां पे IAS ऑफिसर क्या कहता है, अरे कुछ भी लिख दीजिए, नंबर हम आपको दे देंगे। ऐसा तो एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पे कुत्ते रो रहे हैं, जहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, वैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक है। कोविड में हमने सबने देखा किस तरीके से इन्होंने हाथ खड़े किए। आईसीयू इनका म्यूट कराइए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आराम से बोले, सबको इन्होंने डिस्टर्ब किया है। इनको केजरीवाल जी का व्यवहार इनके बिहेव में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी अपना मुंह ना खोले तो अच्छा है। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हम जो हैं लगातार जनता के बीच में जाते हैं। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है। भैया आपको बताता हूं, डिवाइड एंड रूल आपके डीएनए में है। राहुल गांधी जी असम में जाते हैं तो क्या कहते हैं, वहां पे वो गुजरातियों को बदनाम करते हैं। वहां पे वो गुजराती जो वहां पे हमारे बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, और असम में ये कोशिश करते हैं गुजरातियों के खिलाफ दंगा हो, उनके खिलाफ मारपीट हो। और गुजरात ने आपको जवाब दिया, आपका सूपड़ा साफ कर दिया। वैसे ही वही राहुल गांधी केरला में जाते हैं और केरला में जाके वो नॉर्थ इंडियन को बदनाम करते हैं। नॉर्थ इंडिया जिसने कांग्रेस को 70 साल में अधिकतर समय सत्ता में रखा, उसको बदनाम करते हैं। देश को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है? आप ईस्ट इंडिया में जा रहे हो तो आप वेस्ट इंडिया को बदनाम कर रहे हो, आप साउथ इंडिया में जा रहे हो तो आप नॉर्थ इंडिया को बदनाम कर रहे हो। ऐसे काम मत करो भैया। और रही प्रियंका जी की बात, आज तक डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताना, आज तक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे राहुल गांधी जी ने, प्रियंका वाड्रा ने अपना धर्म डिक्लेयर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहते वो हिंदू हैं? क्यों नहीं कहते वो हिंदू हैं? सोनिया जी ने आज तक क्यों नहीं बताया कि वो हिंदू हैं? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, दिखाने के लिए कुछ करते हो और रियलिटी आपकी कुछ और है। आप निकिता पे चुप रहते हो। निकिता का हत्यारा कांग्रेस के नेता का बेटा है, भतीजा है, चुप रहते हैं। रिंकू शर्मा पे चुप रहते हैं, लेकिन जहां पॉलिटिक्स सूट करती है वहां आप पहुंच जाते हैं। लोग जानते हैं जो अच्छा हिंदू, सही हिंदू कौन है, गलत हिंदू कौन है। अब बात आती है तीसरा, हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं कि यूपी में सबके लिए काम नहीं हो रहा है। यूपी में कुछ हजार कार्यकर्ता जो उन्होंने नंबर बताए उन पर केसेज हैं। अरे भैया, जब आपके कार्यकर्ता भू माफिया है, जो आपके कार्यकर्ता गुंडे हैं अधिकतर, तो क्या होगा? कार्रवाई तो होगी। 25 साल में आपने यूपी जो उत्तर प्रदेश होता था उसको आपने सबसे बदतर प्रदेश बना दिया। आपने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, आपने पूरे जो तंत्र को खराब कर दिया। तो कार्रवाई तो होनी है। अब वहां पे कानून का राज है और कानून के सामने वो कोई भी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आपके भूमाफिया हो, कार्रवाई तो होगी। आप जनता खुश है, आपके भूमाफिया, आपके गुंडे चार लोग बोले, कृपया एक एक करके सबको जवाब दे। रही बात, इन्होंने आरएसएस पे आरोप लगाया, आरएसएस हमारे SC/ST बंधुओं के खिलाफ, ऐसा इन्होंने बोला। अरे भैया, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आरएसएस की शाखा में जाते हैं और देखते हैं वहां पे सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, मिलके खाना खा रहे हैं। वहां पे किसी की जाति नहीं पूछी जाती। जब उन्होंने वहां पे स्वयंसेवकों से पूछा आपका नाम बताएं, तो वो अपना नाम बताते हैं और अपनी जाति नहीं बताते और अपने आप को स्वयंसेवक कहते हैं। बाबा साहब का जो कलेजा है, जो मन है, वो प्रसन्न हो जाता। ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी देश के जनता की सेवा करता है। मुझे लगता है कि गलत टीका टिप्पणी एक सेंटेंस भी क्लियर किसी को समझ में नहीं आया होगा कि किसने क्या कहा। अब आपके बारे में प्रेमचंद जी बोलेंगे तो मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं चुप करा सकता किसी को भी। मनोज जी एक सेकंड, चलिए ठीक है। मनोज जी चारों के चारों बोले, मनोज जी मुझे बताइए, पूर्वांचल ही क्यों याद आ रहा है सभी नेताओं को? और क्या जो बात पीयूष मिश्रा जी कह रहे थे कि 100 सीटों पर वहां पर प्रभाव है उन जातियों का, इसलिए भी ये दौरे इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं कि कम से कम उन्हीं को साथ लिया जाए बीजेपी से वोट बैंक के सकरात हो। इन्होंने बहुमत लिया है, ये शायद भूल नहीं, मैं 2012 में भी विधायक था
और उस सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री था। भारतीय जनता पार्टी 46 सीट लेकर के आती थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये ठीक बात है कि लोकतंत्र में इन्होंने झूठ बोला, जनता के से इन्होंने जुमलेबाजी किया, झूठे वादे किए, 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात इन्होंने किया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात किया, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने जैसा की बात व्यक्ति किया, होता है उसको और ये दूसरे वैसे ही लगते हैं। बहुमत में जो आए कहते हैं सावन शायद का अंडा उन्हें नहीं होता है ना, मालूम है उसको हर जगह कि हरा हरा लोकतंत्र दिखाई है, देता है। जनादेश रही और समाजवादी जनादेश पार्टी की बात, झूठ पहले बोलने वो वाले देव लोगों बन को जाते आईटी थे, बताने का पहले काम वो करते मुल्ला हैं। मौलवियों से लेकिन मिलने ये जाते थे, वो मंदिर तो दूर दूर तक उनसे ऐसा लगता था कि मंदिर तो अछूत। आज वो मंदिर जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी सरकार का ही फल है। आपको पुनः अपना जो धर्म है वो याद आ रहा है और आप मंदिर जाना शुरू कर दिए हो। हमें तो खुशी है कि आपने देवबंद मुल्ला मौलवियों की जगह अपने धर्म को सम्मान देना भी शुरू कर दिया है। लगातार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक विधायक और सर्वाधिक सांसद समाजवादी पार्टी की जीत करके आए और समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वहां पर जनाधार रहा। और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत पूर्वांचल में सदैव ऐसी रही है, गढ़ में हार चुके हो, काजल लगाने पर यादव परिवार के खुद के परिवार सदस्य हार चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? 2014 सबने देखा, 2019 सबने देखा, आपका गुंडा राज सबने देखा, अब कहाँ का बखान कर रहे हो? अब अच्छा काम करोगे तो शायद जनता आपको माने सुने, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। लॉकडाउन में सबने देखा, आपने फोटो अप करने के लिए कुछ कार्यक्रम किए, वहां पे किस तरीके से जूता चप्पल चल गए, किस तरीके से वहां पे आपस में लड़ाइयां हो गई, पुलिस को आके वो कंट्रोल करना पड़ा। इससे पता चलता है सेवा वाले लोग लड़ते नहीं, आप पे दिखावा कर रहे थे और दिखावे की वजह से आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपस में जूता चलाते हैं, आपस में मीटिंग में जूता चलता है। अरे कमलाकर जी भाई देखिए, कमलाकर जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी आपस में जूता चलता है। आपने भूल गए कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की मौजूदगी में जूते चप्पल और कुर्सियां सब चल रही थी। अपना गिरेबान भी झांक लिया करिए कमलाकर त्रिपाठी जी, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले। उत्तर प्रदेश की बात करें वहीं रहिए। जज ने अभी लिखा कि उनके सिटिंग विधायक से ठीक है कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलनाथ पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में, पीसीसी के चीफ हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जूतम पैजार करने लग जाते हैं। वो क्या है? कमलाकर त्रिपाठी जी, थोड़ा आप मुद्दे जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस पर चर्चा करिए। इनको कहेंगे उनको कहेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और कमलाकर त्रिपाठी जी थोड़ा सुनना भी शुरू करिए। कमलाकर त्रिपाठी जी थोड़ा सुनना शुरू करिए। ये राहुल गांधी के तरीके से संसद वाला स्पीच मत दीजिए यहाँ पर। कमलाकर त्रिपाठी जी सवाल सुनने का मादा रखिए और सुनिए, और दूसरा भी बोल रहा है उसको भी सुनिए। ये अनवरत बोलने के लिए नहीं आपको मैंने बुलाया है, आपको सुनना होगा। राजनाथ सिंह का झूठ सुनना होगा कमलाकर त्रिपाठी जी आपको। इसका झूठ सुनूं। कमलाकर त्रिपाठी जी अगर सवाल नहीं सुनना आपको तो मैं म्यूट करवा देता हूं आपको, फिर या तो सुनने का मादा रखिए। भैया सवाल सुनिए, कोई क्या कह रहा है उसको सुनिए, सुनने की क्षमता पहले अपने अंदर लाइए। चर्चा में बैठ रहे हैं तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि कोई सवाल पूछेगा तो सुनना है। सामने वाले आप बोलते चले जा रहे हैं, कोई जवाब दे रहा है तो उसमें भी बोल रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है तो उसमें भी बोल रहे हैं। आपको उनका बोलना नहीं दिख रहा है? उन्होंने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना है, और बाद में ये डिबेट आप दोबारा से देखिएगा रिपीट मोड पे। वो धैर्यपूर्वक आपको सुन रहे थे, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में जब वो बोल रहे हैं। कमलाकर जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, एक बट मत करिए इधर उधर। देखिए आप हर बात पर रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर ही भरोसा क्यों करेगी प्रदेश की जनता? भाई समाजवादी पार्टी भी तो है, ये भी तो जा रहे हैं, आप ही क्यों हैं? भाजपा से तो चलिए नाराजगी है, आपने ऐसा क्या किया है या ऐसा क्या विजन लेकर जा रहे हैं? किस पे भरोसा करेगी ये तो आने वाला चुनाव बता देगा। हमारे ऊपर मुद्दे वही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कमलाकर जी। आप भी कह रहे हैं कि इनसे असंतुष्ट हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है इनसे असंतुष्ट हैं, इनसे पूर्वांचल खिसक गया, इनसे पश्चिमांचल चला गया, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करने वाली है? किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करने वाली है? ऐसे कौन से बड़े मुद्दे आपके पास हैं जो आप जनता को आईना दिखाने वाले हैं और जनता कहेगी नहीं हमारे लिए सही चॉइस कांग्रेस पार्टी ही है? ये तो बताना होगा ना आपको। जनता को आईना नहीं दिखाना है, जनता को कांग्रेस का स्वरूप दिखाना है। जनता देख रही है आज तक किसानों की लड़ाई किसने लड़ी? राहुल गांधी ने। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसने लड़ा? राहुल गांधी ने।
जब चाइनीज इंट्रूजन हुआ किसने बोला? राहुल गांधी ने। जब कोरोना आया, कोरोना आने के समय उन्होंने चिताया था कि डोंट मेक मॉकरी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है जो कि होने जा रही है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनसे कहिए कि वो न फैलाएं अफवाहें। और फरवरी में 30 जनवरी को पहला केस आता है, फरवरी में जो है वो 22 फरवरी को नमस्ते ट्रंप होता है। गुजरात, दिल्ली और आगरा की क्या स्थिति हुई पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरीके से जो है कोरोना में आपदा में अवसर बनाया गया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा गया, तो भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। और कांग्रेस ये कलई तो भाई, ये कलई तो 2019 के लोकसभा चुनावों में भी आपने खोली थी, 2017 में भी खोली थी आपने। इससे भी बड़े बड़े मुद्दे थे आपके पास, जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया आपके ऊपर? इसीलिए मैंने ये सवाल दोबारा रिपीट किया आपसे। आप हर बार कहते हैं कि जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, फिर भी इनके ऊपर भरोसा कर ले जाती जनता, क्यों भाई? एक शेर सुन लीजिए आयुष भाई, कि मैं रात तक शाम तक बिक गया एक एक झूठ बाजार में, मैं एक सच लेकर सारी रात बैठा रहा। ये झूठ बोलने के, प्रोपेगेंडा फैलाने के मास्टरमाइंड लोग हैं। इनका तो जनता मतलब मूर्ख है? जनता मूर्ख है, इनके प्रोपेगेंडा में आ जाती है? मूर्ख नहीं है ना। तो कैसे आ जाती इनके प्रोपेगेंडा में? आ जाती अगर दिमाग होगा तो इनके प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाएगी। एक आध बार आ जाती है। अरे कमलाकर जी, या तो जनता बड़ी समझदार होगी, या तो समझदार होगी जनता, या तो मूर्ख होगी जनता। दोनों में से एक लाइन पर आ जाइए। नहीं, अगर आप जनता को समझदार कह रहे हैं तो ये मत कहिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके प्रोपेगेंडा में कैसे आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे प्रोपेगेंडा में भाई? अगर समझदार है जनता तो इनके प्रोपेगेंडे में कैसे आ गई? समझदार है क्यों? आप तमाम एडवर्टीजमेंट्स जो देखते हैं उसके झांसे में नहीं आते। तमाम आईएएस तो मैं तो कह रहा हूं ना भाई, मूर्ख बना देते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि मूर्ख बन गए ना, तो भाई बोलिए ना, मूर्खता कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। नहीं, मूर्खता नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई मदारी है, कोई मायाजाल फैला रहा है, कोई भ्रमजाल। माता सीता अगर रावण के भुलावे में आ गई, जो संत का रूप, तो मायाजाल कहिए ना, प्रोपेगेंडा क्यों कर? माता सीता ये कहिए ना मायाजाल है इनका, ये कहिए इनका मायाजाल है। प्रोपेगेंडे में नहीं आ गए। रावण ने प्रोपेगेंडा नहीं किया था, रावण ने प्रोपेगेंडा नहीं किया था। रावण वो मायाजाल और प्रोपेगेंडा में बहुत अंतर होता है, थोड़ी था। उसको समझिए आप जरा। और इनके प्रोपेगेंडा में कैसे आ जा रही हैं? आप अपना सच बता ही नहीं पा रहे हैं। आप सच लेकर के कब तक बैठे रहेंगे? आपसे इस मीनिंग की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप किसी से पूछ लीजिएगा प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, मायाजाल फैलाया जाता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, आपके पास अलग क्या है? ऐसा ना हो कि वो सच का, वो एक सच लेकर के फिर बैठे रह जाएं और ये फिर प्रोपेगेंडा करें और फिर ये जीत जाएं। इसलिए थोड़ा सा कुछ और नया टेक्निक लाइए भाई, कि सच समझ जाए जनता। आकाश जी भाई, सारी टेक्निक आप ही को बताएंगे। आकाश जी, हमको जो करना है। अरे आकाश जी, ठीक है कमलाकर जी, आप हमें मत बताइए, जनता को बताइए। मैंने नहीं कहा कि आप मुझे बताएं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आप जनता को बताइए। मैंने इसीलिए पूछा कि पिछली बार भी यही कह रहे थे, 19 में भी यही कह रहे थे, 17 में भी यही कहा, 14 में तो चलिए मैंने माना कि भाई चलिए 10 साल आप कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन लगातार हार पे हार मिल रही कमलाकर त्रिपाठी जी। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि भरोसा कैसे कर ले कांग्रेस के ऊपर? थोड़ा सा वो बता दीजिए जनता को, और मुझे मत बताइए। चलिए आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुन ले भाई? समाजवादी पार्टी ने भी तो चलाया ना प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। वो सुभाषपा से बैठे हुए हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि हमारा तो 100 सीटों के ऊपर प्रभाव है और इस बार हम बनाएंगे। उन्होंने अपना एक मोर्चा भी बना रखा है। आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं और क्यों जनता आपको वोट करेगी, क्यों भरोसा करेगी? देखिए आयुष जी, आज चुनाव नहीं है, आज यहां पर निर्णय नहीं होने जा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं या कोई पार्टी क्या कह रही है। हमारा दिल्ली का मॉडल है जिसने हमें तीसरी बार भारी बहुमत से जीत दिलाई है, क्योंकि हम लोग जननीति पर विश्वास करते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बच्चों के शिक्षा को लेकर, जनता के पानी को लेकर, और आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी हो गई है, बिजली के मुद्दे पर और जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उसके बाद ये जनता जनार्दन है, हम उन पे छोड़ देंगे, वो क्या तय करते हैं।
चलिए आकाश जी, आप पानी पी लीजिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। पीयूष मिश्रा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। 100 सीटों पर आपका प्रभाव है, लेकिन अन्य पार्टियां भी तो उसी कवायद में है ना, कहां आंक रहे हैं इसमें पीएसपीएल को? और क्या यही वजह है कि रविदास की याद आ रही सभी पार्टियों को? देखिए आयुष जी, 2019 के दिसंबर में हम लोगों ने एक संकल्प भागीदारी मोर्चे का गठन किया, जिसके कन्वीनर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और उसमें 9 छोटे क्षेत्रीय दल आ चुके हैं। जिसी के कड़ी में आपने देखा होगा, इस साल की शुरुआत में 14 जनवरी को MIM के चीफ ओवैसी साहब भी बनारस आए, और बनारस से हम लोग आजमगढ़ गए वाया जौनपुर होकर, जो जहां हमारी मीटिंगें थी। पूर्वांचल की अगर आप बात करते हैं तो हम 100 सीट का ये हमने मिनिमम आपको बताया, 100 से ज्यादा ही है सीटों का आंकड़ा दायरा जहां पे हम लोगों का प्रभाव। और उसी प्रभाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में सुनामी लाए थे तो 17 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों से इन्होंने गठबंधन किया। देखिए, सरकार इनकी बनी नीत नियत करके खूब आए कि अब की बार ये सरकार न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, सारी टैगलाइन सबको ये पता है, लेकिन इन्होंने किया क्या? कार्य तो सारे वही, जो ना था उसको हाँ करके सारे कार्य इन्होंने वही कार्य किए। इसी बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में इनसे लड़ते रहे, इनको आईना दिखाते रहे, चाहे वह थाने की दलाली हो, 500 से 5000 का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सड़क न बनने पर खुद का फावड़ा उठाना हो कैबिनेट मंत्री का। कई सारे मुद्दे आपके साथ हमारे डिस्कशन में, डिबेट में हो चुके हैं, जब हम सरकार में थे और आज हम सरकार में नहीं है। दिक्कतें क्या है? ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका सरकार में आने के बाद केवल और केवल एक एजेंडा था, हिंदू बनाम मुस्लिम। मंदिर का ये श्रेय लेते हैं, जबकि उसका फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसके बाद हिंदू जो इनके साथ लामबंद था, ये कह लेते हैं जो हिंदू सरकार, आपने सुना होगा बीजेपी के जो नेता बैठे हैं, इतने देर में ये काम काज न गिनाने के अलावा केवल मंदिर और मुस्लिम और हिंदू बनाम मुस्लिम यही कर रहे थे बैठे। इनको काम काज से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल दिल्ली में बैठकर लोगों के दिमाग और जद्दोजहद में एक अफीम भरते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। ये संविधान को मानते तक भी नहीं है, क्योंकि संविधान में आपको पता ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया है। कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये भाईचारा है। इन बातों को ये लोग दरकिनार करके केवल और केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़ना जानते हैं, जो कि हिंदू बनाम मुस्लिम। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जग चुकी है, जान चुकी है। किसान सड़कों पर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश इनके हाथ से जा चुका है। पूरब उत्तर प्रदेश बचा है, जो कि बाबा जी का मठ और साइड का एरिया है। वो भी देखिएगा आपको आगामी आने वाले जो अगला चुनाव है कैसे साफ होता नजर आएगा। और जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार मंचों से भी कहा, अगर मैं 100 से 150 सीटों पर इनकी मदद कर सकता हूं तो आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकने का भी मादा रखता हूं। आप उसी के रिजल्ट को आएगा, अभी सामने आपके आएगा। जो इनकी जो मानसिकता दूषित हो चुकी है हिंदू बनाम मुस्लिम करके वोट लेने की, वह अब जनता जान चुकी है। आगामी दिनों में जनता काम पे वोट सरोपरि मानकर जनता लोगों को वोट देगी। देखिए पीयूष भाई खुद ही अपनी बात बता के फंस गए। इनको ओवैसी जी इनको सेकुलर नजर आते हैं, बहुत सेकुलर है वो, क्योंकि मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ वो आग उगलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ वो हमेशा हेट बोलते हैं। वो उनको अच्छा लगता है, वो उनको सेकुलर लगता है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है, वो गलत लगते हैं। पीयूष भाई ये कहते हैं कि हमने सजेशन दिया महाराष्ट्र की जयंती को मनाना चाहिए और उसको सबके सामने रखना चाहिए। आज हमारी सरकार महाराष्ट्र की जयंती को मनाती है तो इनको दर्द होता है। मतलब जो ये चाहते थे वही हम कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। क्योंकि दर्द इसलिए हो रहा है, सबकी संकुचित राजनीति है। हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहा है। इनमें से कोई भी पार्टी नहीं है जो सबका साथ सबका विकास के आधार पे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में सोचे। क्योंकि ये कोई XYZ जाति के बारे में बताएगा, समाजवादी पार्टी अपना मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बताएगी, कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई बचा नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडियन को उन्होंने गाली गलौज कर दी, पूरे नॉर्थ इंडियन को उन्होंने जाके दक्षिण में बदनाम कर दिया। वो जाके
नए नए हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हर फ्रंट पे फेल है, और वो पानी की बात करते हैं। सर आपको बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है। 26,000 करोड़ का कुछ अता पता नहीं, उसका अकाउंट का कुछ पता नहीं, कहाँ वो पैसे चले गए। आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, कोई भी किसी भी नई कॉलोनी में एक भी पाइपलाइन नहीं। रुको भैया रुको, आप बोल रहे हो, जनता देख रही है, पीयूष रुक जाओ। अब आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, पीयूष रुक जाओ भैया। अब आम आदमी पार्टी पानी की बात करती है। जिस जल बोर्ड को हम एक रोल मॉडल मानते थे, आपने उसको बर्बाद कर दिया। आपने दिल्ली की एक भी नई कॉलोनी में पानी का एक्सटेंशन नहीं किया, आपने पानी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करी। आप कहां से पानी का क्यों झूठा प्रचार कर रहे हो आप? अरे झूठा नहीं, आप प्रूव कर दो कि आपने 100 नई कॉलोनियों में भी पाइपलाइन डाला हो। आपके पानी की क्वालिटी पिछले 6 साल में बढ़ी है। पर कैपिटा पानी की सप्लाई दिल्ली में डिक्लाइन हुई है। जो पर कैपिटा सप्लाई 6 साल पहले थी, उससे ड्रास्टिकल डाउन हुई है। आज यमुना की हालत देखो, यमुना नहीं रही, यमुना गंदा नाला हो गई है। ये आपके राज में हो रहा है, ये आपकी रूलिंग में हो रहा है। रही बात एनसीडी, आपने 13,000 करोड़ ना देके कॉर्पोरेशन की कमर तोड़ने का काम आपने किया है। आप ट्रांसपोर्ट देखिए, क्या हाल है आपके ट्रांसपोर्ट का। दिल्ली वाले 2,000 बस चल रही है, आधा एक घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के साथ चर्चा में यहीं समाप्त करनी है, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आप संतों के सहारे देखते हैं कि किसकी नैया पार लगती है, लेकिन ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इस बार प्रदेश की जनता का मूड क्या है। ये भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।